नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर शेखजैद प्रॉफिट फ्रॉम इट प्रयागराज से क्वार्टर टू रिजल्ट श्रृंखला में आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वरुण बेवरेजेस। फ्रेंड्स, इस कंपनी का रिसर्च किया है मिस्टर ए रवि किरण जी ने। चलिए फ्रेंड्स, वरुण बेवरेजेस के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम बेवरेज इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बेवरेज इंडस्ट्री को मोटे मोटे क्लासिफिकेशन करें तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस, जहां पे हम जब यूबीएल के बारे में डिस्कशन देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। और सेकेंड पार्ट जो हम इसको बांट सकते हैं वो है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। फ्रेंड्स, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को हम फर्दर चार पार्ट्स में बांट सकते हैं, जिसमें आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पैकेज्ड वाटर, जूस और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स एंड टी एंड कॉफी को देख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में हमें एक बात ध्यान देने को चाहिए कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में अभी भी बहुत सा हिस्सा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जाता है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हमें बहुत बड़ी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड नहीं मिलती है, बिकॉज ये अभी भारत में एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए इंडस्ट्री व्यू को अगर हम देखें तो अगर हम लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करें तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्री में टोटल 5 कंपनीज लिस्टेड है। इन 5 में से भी 3 कंपनीज ऐसी हैं जो एनएससी और बीएसई से डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। तो 2 ही कंपनी है जो अभी एनएससी और बीएसई पे कंटिन्यूड है, वो है वीबीएल और ओरिएंट बेवरेजेस। अगर हम मार्केट कैप के शेयर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 100% मार्केट कैप का शेयर वीबीएल को जाता है। राइट फ्रेंड्स, तो इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में देखें कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कहाँ जाता है। तो बेवरेजेस इंडस्ट्री का अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करें तो वर्ल्ड का पर कैपिटा बॉटल्ड बेवरेजेस का कंजप्शन तकरीबन 391 है। वहीं पे यूएस और मैक्सिको में ऑलमोस्ट 1500 बॉटल्ड बेवरेजेस पर पर्सन यूज करते हैं। तो भारत के क्या हाल। फ्रेंड्स, अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत का कंजप्शन जो है वो मात्र 44 का है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम देखेंगे कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पे भी हम एक ग्रोथ होता हुआ देखेंगे। तो अगर इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में बात करें तो बॉटल बेवरेजेस का हम ग्रोथ ऑलमोस्ट 50% के सीएजीआर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे बॉटल्ड वाटर को 20% प्लस के सीएजीआर से, जूसेस को 17% प्लस के सीएजीआर से, और कार्बोनेटेड ड्रिंक को 7% के सीएजीआर से ग्रोथ करता हुआ हम भविष्य में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो क्या इनकी कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी? डेफिनेटली करेंगी। और अगर इस इंडस्ट्री में कोई एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी अगर हमें मिल गई और हमने उसमें इन्वेस्ट किया तो क्या हमारे पैसे ग्रो नहीं करेंगे? डेफिनेटली उस कंपनी के साथ हमारे भी पैसे ग्रो करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए इस इंडस्ट्री में अभी जो हमने लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात किया तो उसमें सिर्फ एक ही कंपनी है जो सबसे बड़ी है, वो है वरुण बेवरेजेस। तो वरुण बेवरेजेस के बारे में जानते हैं। वरुण बेवरेजेस 1995 में स्टार्ट हुई। ये 2016 में अपना आईपीओ लेके आई थी। और फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जाने तो इंडियन बेवरेजेस इंडस्ट्री में ये एक बड़ा प्लेयर है। तकरीबन 6 कंट्रीज में ये काम करती है, जिसमें से 3 इंडियन सब कॉन्टिनेंट और 3 अफ्रीका से है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, श्रीलंका और नेपाल, और अफ्रीका से मोरक्को, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जहाँ पे ये काम करती है। तकरीबन 25 साल से ज्यादा से ये कंपनी पेप्सी के साथ एसोसिएटेड है। राइट फ्रेंड्स, अगर हम इसके बारे में देखें इसका पोर्टफोलियो कैसा है, अगर इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो मेनली हम इसे 2 पार्ट में देख सकते हैं। एक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसमें आप पेप्सी, 7 अप, नींबूज ये सब देख सकते हैं। दूसरा होता है नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसमें आप फ्रूट जूसेस, मिल्क शेक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स,
पैकेज्ड वाटर, आइस टी वगैरह को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा इसके पोर्टफोलियो की बात। तो ये पोर्टफोलियो में से इसका रेवेन्यू आता कहाँ से है? तो अगर हम इसके सेगमेंटल रेवेन्यू के बारे में बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जो इसका आता है वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से आता है, राइट फ्रेंड्स। वहीं पे अगर हम इसके खर्चे के बारे में बात करें, तो अगर जो इसका मेजर कॉस्ट है वो मटेरियल का है, रॉ मटेरियल का। फ्रेंड्स, हम मेजर कॉस्ट के बारे में क्यों देखते हैं? मेजर कॉस्ट को हम इसलिए देखते हैं कि जब भी मेजर कॉस्ट का जो सबसे बड़ा पार्ट लेता है, कॉस्ट का जो सबसे बड़ा पार्ट लेता है मटेरियल, या जो भी इसका सबसे बड़ा पार्ट लेगा उसका कॉस्ट बढ़ता है, तो हम इस कंपनी की या किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क आता देखते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जैसे हम देख रहे हैं बाकी कंपनी में भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, उसका इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा, राइट फ्रेंड्स। तो इसे हमें ख्याल में रखना चाहिए अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए हम इस कंपनी का क्वालिटी एनालिसिस करते हैं। तो क्वालिटी एनालिसिस में सबसे पहला पैरामीटर हमारा होता है रेवेन्यू का। अगर हम इसका टोटल रेवेन्यू देखें तो 2012 में जो कंपनी तकरीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी, 15% की सीजीआर से इसने अपना रेवेन्यू को ग्रो किया और आज 2020 में ये तकरीबन 6500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह अगर हम दूसरे क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी 2012 से लेकर अभी तक तकरीबन 34% के सीएजीआर से इसने अपना प्रॉफिट को ग्रो किया और 2020 में तकरीबन 350 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया, राइट फ्रेंड। और इसी तरह से अगर हम इसका रिजर्व देखें, 2015 में 91,000 करोड़ का रिजर्व, आज 2020 में तकरीबन 3000 करोड़ का रिजर्व। बट फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पे देखने की है कि ये कंपनी 95 से इनकॉर्पोरेटेड थी, पेप्सिको जैसे बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएटेड थी, बट आईपीओ से पहले इसका रिजर्व मात्र 91,000 करोड़ 91 करोड़ का ही था, राइट फ्रेंड्स। जबकि इतना अच्छा ग्रोथ होते हुए भी इसने अपना रिजर्व नहीं बढ़ा पाई, राइट फ्रेंड्स। और ये जो इतना बड़ा जंप देखा 91 से तकरीबन 1700 करोड़ का, ये जो जंप है ये आईपीओ के समय जो पैसे आए उसकी वजह से इसका रिजर्व इतना बढ़ा, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात है कि आखिर ये क्यों नहीं बढ़ा पाई, जबकि ये इमर्जिंग सेक्टर से थी। तो ये वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसके बाकी क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात करें, तो 2020 के रिजल्ट के अनुसार इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 5%, आईसीआर 2.5 टाइम्स और डेब्ट टू इक्विटी 0.8 है। फ्रेंड्स, ये 0.8 डेब्ट टू इक्विटी बहुत कंफर्टेबल डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, राइट फ्रेंड्स। अगर हम इसके और करंट ट्रेंड के बारे में बात करें, फ्रेंड्स करंट ट्रेंड लास्ट ईयर जहां पे इसका रेवेन्यू -10% था और प्रॉफिट -24% था, क्वार्टर वन में +34% हुआ और प्रॉफिट 128%। फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा जंप क्यों हुआ? बिकॉज लास्ट ईयर का इसके क्वार्टर वन का रिजल्ट कोविड से इफेक्टेड था, इसलिए हमें इतना बड़ा जंप दिखा। फिर जब हम H1 में आए तो H1 में भी 41% का रिजल्ट, 41% का ग्रोथ और प्रॉफिट में 125% का ग्रोथ, और अभी 9 मंथ का जब इसने रिजल्ट पोस्ट किया तो 38% का ग्रोथ प्रॉफिट रेवेन्यू में और 95% का ग्रोथ हमें प्रॉफिट में दिखा। तो फ्रेंड्स, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 35% का प्रॉफिट ईयर एंड तक करेगी और ऑलमोस्ट 80% का प्रॉफिट ग्रोथ, ऑलमोस्ट 35% का रेवेन्यू ग्रोथ करेगी और ऑलमोस्ट 80% का प्रॉफिट ग्रोथ करेगी, राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है कि यहाँ पे हमने ईयर एंड से देखा, बिकॉज इस कंपनी का जो रिजल्ट होता है वो जनवरी टू दिसंबर पोस्ट करते हैं, तो हमें ईयर एंड से लेकर 9 मंथ तक का रिजल्ट मिला, राइट फ्रेंड्स। तो इस करंट ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी 2020 में जहां पे तकरीबन 6500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी, 2021 में हमें एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी तकरीबन
9,500 करोड़ या 8,500 से 9,000 करोड़ के बीच का रेवेन्यू जनरेट करेगी। और 2030 आते आते ये कंपनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तकरीबन 31,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी। यहीं पे अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी 2020 में जहां कंपनी तकरीबन 350 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, 2021 के एंड में हमको आते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तकरीबन 650 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। और 2030 आते आते ये कंपनी तकरीबन 1500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही होगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम फेयर वैल्यू निकालें तो इस कंपनी की फंडामेंटली फेयर वैल्यू ऑलमोस्ट 513 के आसपास आती है, राइट फ्रेंड्स। तो अगर इसके चार्ट के बारे में बात करें तो चार्ट में भी यहाँ से हमने देखा कि लिस्टिंग के बाद में कंपनी ने एक रैली दी, बहुत ज्यादा ना सही लेकिन एक रैली दी। फिर उसके बाद में ब्रेकआउट लेवल ऑलमोस्ट 650 के अराउंड इसने एक ब्रेकआउट दिया फिर से, एंड फिर ये अभी रैली मोड में है। तो फ्रेंड्स, ये जो 650 का प्राइस है ये अच्छा बाइंग प्राइस हो सकता है। एंड देन हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट है अगले 2 से 3 साल का, वो तकरीबन 1400 के आसपास का होना चाहिए। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कंपनी माना कि लिस्टेड कंपनीज में राजा है, बट क्या ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की राजा है? तो फ्रेंड्स, जैसे बीपीएल पेप्सी के साथ एसोसिएटेड है, वैसे ही एचसीसी बीपीएल कोका कोला के साथ एसोसिएटेड है, राइट फ्रेंड्स। और इन दोनों को कंपेयर करें तो जहां पे ऑपरेशनल रेवेन्यू 2020 का बीपीएल का तकरीबन 6,500 करोड़ का था, वहीं पे एचसीसी बीपीएल का 9,700 करोड़ का था, राइट फ्रेंड्स। वहीं पे हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी तकरीबन 350 करोड़ का बीबीएल का था, और वहीं पे एचसीसी बीपीएल का प्रॉफिट भी तकरीबन 975 करोड़ का था, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बीबीएल के सामने जो कोका कोला की कंपनी है वो बहुत अच्छी है, बट ये कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो हमें इस सेक्टर में और कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर हम फिर भी बीबीएल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 0.5% से ज्यादा इसमें हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड हमें ये वेट करना चाहिए कि इस सेक्टर में हमें और अच्छी क्वालिटी की कंपनी मिले, राइट फ्रेंड्स। लास्ट में एक डिस्क्लेमर है कि ये जो प्रेजेंटेशन था ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, आप अपना खुद का रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें अपने बाइंग और सेलिंग से पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड थैंक यू पीयूष सर हमें गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच।